ओके, तो देखिए, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ फॉर्म में क्या क्या देखा था। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ पार्टनरशिप, इन तीनों को हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। टारगेट तो ये था कि मैं ये 6 के 6 फॉर्म आपको एक ही लेक्चर में पढ़ा दूँ, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये आइडिया हुआ कि ये 3 फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप ख़त्म करने तक आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया था। तो बाकी ये 3 फॉर्म भी अगर मैं उसी लेक्चर में पढ़ाता तो वो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता। इसलिए इस लेक्चर में हम ये 3 तरह के फॉर्म पढ़ेंगे, जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आप इसे लेक्चर नंबर 65 का पार्ट 2 मान लीजिए। ओके, चलिए, तो हमें पढ़ना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इन शॉर्ट एलएलपी। देखिए, तो ये भी एक तरह का पार्टनरशिप फॉर्म है, लेकिन अब ये नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं होगा। ओके, नाउ इट इज़ ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन बी स्टार्टेड बाय मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड हियर। यानी अगर आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी बनानी है तो उसके लिए कम से कम 2 पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम का कोई डिफाइंड नंबर नहीं है, आप जितने चाहें उतने लोगों को ऐड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये एलएलपी कहाँ रजिस्टर होती है? तो ये रजिस्टर होती है एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, थ्रू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, तो याद रखिए, यानी कि एलएलपी एमसीए के अंदर आती है और इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर होती है। चलिए, इसका तीसरा फीचर ये कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ फॉर्म द लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, ओके आई रिपीट, in this type of firm the liabilities of partners are limited because partners, that is owners, and the firm, that is LLP, are two separate legal entity. लिमिटेड वर्ड, अच्छा आप एक बात समझिए, आप अपने फॉर्म के पीछे कंपनी लगा सकते हैं पर लिमिटेड वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड वर्ड जो होता है ये एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही यूज कर सकती हैं। क्योंकि जहाँ भी लिमिटेड वर्ड आता है उसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी ओनर्स हैं और जो कंपनी है, जो फॉर्म है, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्म के ऊपर जो भी डेट लाइबिलिटीज़ हैं वो ओनर्स के ऊपर उसके लिमिटेड लाइबिलिटी होंगी। लिमिटेड लाइबिलिटी इन द सेंस कि जितना उनका कंपनी में पैसा लगा है, जितना उनका इन्वेस्टमेंट या शेयर कैपिटल है, सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट तक ही उनकी लाइबिलिटीज़ सीमित हैं, इसीलिए कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर उनका शेयर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी लॉस करती है और उनका शेयर कैपिटल अगर एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद बैंक का जो लोन या पैसा जो भी बचता है, वो मतलब जो भी उसके ऊपर डेट है, वो बैंक्स या क्रेडिटर ओनर्स की प्रॉपर्टी बेच कर रिकवर नहीं कर सकता। उस कंपनी को वो बेचें, उसके एसेट को बेचें, जितना रिकवर होगी। यानी देखिए होता क्या है, कोई भी कंपनी जब भी लॉस करती है तो उसमें जो उस कंपनी के जो ओनर्स हैं, अगर उनके शेयर कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो कंपनी इंसॉल्वेंट कहलाती है। ठीक है, और ऐसी कंपनी को अगर इंसॉल्वेंट, यानी अगर बैंक उसकी प्रॉपर्टी को बेचती है, बेच के जो भी रिकवर होगा, बाकी बैंक का जो भी नुकसान होता है होगा, वो ओनर्स की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती। इसीलिए हम कहते हैं ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, या दूसरे शब्दों में ओनर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट तक सीमित है। अधिक से अधिक ओनर का इन्वेस्टमेंट डूबेगा, इससे ज़्यादा उनका और संपत्ति नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म और ओनर्स ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की लाइबिलिटीज़ अपनी अपनी लाइबिलिटी हैं। ठीक है,
ये बात याद रखिएगा। द नेम ऑफ LLP रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मैंने कहा ना, जो LLPs होती हैं MCA के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, तो वहाँ जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो LLP का नाम जब अप्रूव करेंगे तभी वो नाम रख सकते हैं। यानी कि आप जो LLP बना रहे हैं उसका आप जो भी नाम चाहते हैं वो नाम आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजें अप्रूवल के लिए। वो देखेंगे, अगर उस नाम से कोई LLP रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आपको नाम दिया जाएगा, तभी आप वो नाम रख सकते हैं। ठीक है। पांचवी तरह की जो आपको कंपनी या फर्म देखने को मिलती है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होती हैं या बनती हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला जो कंपनीज एक्ट था वो 1956 का था। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती थी? कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर होते थे, पर वो कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंड कर दिया गया, तो अब वो हो गया कंपनीज एक्ट 2013। ओके। तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर की जाती हैं, इसके तहत बनती हैं। दूसरी बात, इन दिस टाइप ऑफ फॉर्म शेयर्स ऑफ कंपनी आर प्राइवेटली हेल्ड, इट कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स टू पब्लिक थ्रू IPO। सबसे खास बात, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ऐसी कंपनी में जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, शेयर्स या इक्विटी, ठीक है, इक्विटी का मतलब है मालिकाना हक, ठीक है, तो जो भी कंपनी के शेयर्स या इक्विटी हैं वो प्राइवेटली हेल्ड होते हैं, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं। कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को अपना शेयर इशू नहीं कर सकती थ्रू IPO। IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। तो IPO के थ्रू कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ठीक है। और अगर इनको IPO इशू करना है तो उसके अपने गाइडलाइंस होते हैं, सेबी के अपने गाइडलाइंस हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी के गाइडलाइंस के तहत IPO कोई कंपनी इशू कर सकती है। और IPO इशू करने के अब पहले था कि 6 वर्किंग डेज, अब है विदिन 3 वर्किंग डेज दैट कंपनी मस्ट बी लिस्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इस कंपनी का रजिस्टर होना ज़रूरी क्यों है कि देखिए, एक बार कंपनी अगर पब्लिक हो गई, यानी अगर उसके शेयर्स लोगों के पास है, तो लोगों ने अपना पैसा डाला तभी तो उसके शेयर्स खरीदें। अब अगर लोगों को ज़रूरत है, अपना पैसा निकालना है बाहर, तो वो कैसे निकालें अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है? तो वो ट्रेड कर सके अपना शेयर, यानी अपना शेयर इजीली किसी दूसरे को बेचकर अपना पैसा निकाल सके, इसके लिए कंपनी का लिस्टेड होना ज़रूरी है। और अगर पब्लिक में लोगों का पैसा लग रहा है, इसका मतलब है कि उसके जो भी रेगुलेटरी फाइलिंग्स हैं उनके नॉर्म्स भी बहुत स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, उसको ऑडिट कराना होगा और उनको अपने अकाउंट बुक्स सही से मेंटेन करने होते हैं, बहुत सारी तरह के उनके ऊपर रेगुलेटरी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है। और वो सब सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं ये अपना शेयर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच सकती हैं, प्राइवेटली हेल्ड होती हैं, ये पब्लिक को शेयर्स थ्रू IPO नहीं बेच सकती। ठीक है। क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भारत सरकार का या सेबी का काम है। अब देखिए, सच फॉर्म्स, ठीक है, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सच फॉर्म्स कैन हैव मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम से कम 2 लोग, यानी कि 2 डायरेक्टर, 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, यानी दो शेयर होल्डर से लेके 200 शेयर होल्डर यही हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। यहाँ 1 मेंबर कंपनी भी होता है। ठीक है। यूजुअली देखिए, यूजुअली मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 यही होने चाहिए, लेकिन देयर इज ए स्पेशल केस विच इज़ 1 पर्सन कंपनी। ये क्या कहता है? इन केस ऑफ ओनली 1 मेंबर इट इज़ नोन एज 1 पर्सन कंपनी। तो अगर
कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक व्यक्ति बनाता है, यानी एक डायरेक्टर और एक नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। तो अगर वन पर्सन वन डायरेक्टर कंपनी है तो वो वन पर्सनल कंपनी कहलाती है, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ यूजुअली 2 मेंबर टू 200, ठीक है। अब देखिए, शेयर होल्डर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी अनदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू। जब हम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेटली हेल्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यक्ति ही होना चाहिए। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर कोई दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खरीद सकती है, ठीक है। तो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर कोई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है अदर देन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, ठीक है, अदर देन दी अदर प्राइवेट मेंबर्स। जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके अलावा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। अब देखिए, ठीक है, अगला फीचर, नेम ऑफ कंपनी रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सेम जैसे एलएलपी का नाम आप तब रख सकते हैं जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको अप्रूव कर दे, यानी वो नाम कोई और रजिस्टर ना कराया हो। उसी तरह से जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजें। वो चेक करेंगे, अगर आपका नाम यूनिक है, ये किसी और रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से मैच नहीं करता है तो आपको नाम मिलेगा, तभी आप नाम रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि ब्रांड नेम कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी नेम। अब देखिए, ये समझिए, कंपनी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर है तो वो कंपनी का नाम तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, उनसे मिलता है। तो कंपनी का नाम एक बात है, ठीक है, लेकिन एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना सकती है। तो अगर एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है तो अपने हर प्रोडक्ट का वो ब्रांड नेम अलग रख सकती है। तो कंपनी के पास राइट है कि वो अपना ब्रांड नेम रख सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये एक कंपनी है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, इट्स ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इसके तो ये एक कंपनी होगी, अब इसके कुछ ब्रांड हैं जैसे डव, सनसिल्क शैम्पू, पेप्सोडेंट, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ब्रांड है। तो कंपनी का नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उसके ब्रांड के नाम क्या हो गया? सनसिल्क, डव, पेप्सोडेंट, इस तरह से। ओके, अब अगली बात क्या है कि शेयर होल्डर्स दैट इज ओनर एंड कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटी। नो डाउट अगर लिमिटेड वर्ड जुड़ा है इसका मतलब है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ओनर्स कहते हैं बिकॉज उनके पास इक्विटी है। तो जो भी शेयर होल्डर्स या ओनर हैं और जो कंपनी है दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कानून की नज़रों में दो अलग एंटिटी हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है मतलब जो भी शेयर होल्डर्स या ओनर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू देयर शेयर कैपिटल। ओके, तो मैंने लिख दिया है कि लाइबिलिटीज़ ऑफ ओनर्स आर लिमिटेड टू देयर शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल फॉर लाइबिलिटीज़ ऑफ कंपनी। इसका मतलब कि कंपनी के ऊपर जो डेट लाइबिलिटीज़ है वो कंपनी की लाइबिलिटी है, वो शेयर होल्डर्स का जितना शेयर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट है उसके बाद उस कंपनी पे कितना डेट है, कितना कर्जा है, वो ओनर का हेडक नहीं है, ठीक है। तो ओनर का जो भी हेडक है वो उनके इन्वेस्टमेंट तक है। इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सब कंपनी की लाइबिलिटी हैं, ठीक है। पांचवी तरह की कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर से मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अगर उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से ढेर सारा लोन है, ठीक है। कल की डेट में अगर कंपनी मान ले, कंपनी इंसॉल्वेंट कब होगी? जब उसके लॉसेस उसके शेयर होल्डर्स की जो शेयर कैपिटल है उनसे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। कंपनी इंसॉल्वेंट, उसको जब बेचा जाएगा, ठीक है, तो उसके एसेट को बेचकर जितना भी लोन रिकवर होगा वो होगा। बचा खुचा जितना भी लोन है वो बैंकों का या क्रेडिटर का लॉस होगा। बैंक या क्रेडिटर शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के अपना लोन नहीं रिकवर कर सकते, चाहे शेयर होल्डर कितने भी अमीर क्यों ना हो, डज नॉट मैटर।
क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर अपने नाम से लोन नहीं लिया था, वो कंपनी के नाम से लोन लिया था, और कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी है। कंपनी डूबी, उसके साथ जो पैसा डूबा वो डूब गया, क्योंकि बैंक ने कंपनी के ऊपर लोन दिया था, उस व्यक्ति को लोन नहीं दिया था। चलिए, पांचवी तरह की कंपनी जो हमें देखने को मिलती हैं वो हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये होती हैं सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के क्या फीचर होते हैं? ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनते हैं। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इट कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी अनलिमिटेड। यानी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम आपको 7 लोग चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कितने भी लोग इसलिए हो सकते हैं क्योंकि किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जितने लोग शेयर्स खरीदते जाएंगे, मतलब जितने भी लोग उसके शेयर्स होल्ड करेंगे, वो सारे उसके ओनर होंगे, चाहे वो ओनरशिप कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मे बी कि ओनरशिप हो 0.0001% या 0.1%, 0.0, डज नॉट मैटर। anyone who can buy the shares of company or anyone who have the shares of that company is the owner of that company. That's it. What percentage of equity he or she has is a different matter. फिर देखिए तीसरी बात क्या है कि तो इसमें 7 मेंबर होने चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इट कैन इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि उसने अपना शेयर्स पब्लिक को इशू कर रखा है थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर अपनी आईपीओ लाती है तो उसको सेबी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं, और एक बार उसने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया, वो कंपनी सब्सक्राइब हो गई, उसके बाद उसको 3 वर्किंग डेज़ के अंदर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना होता है, सो दैट कि जो लोगों ने पैसा लगा कर शेयर्स खरीदा है वो अपने शेयर्स बेच सकें, नए लोग शेयर्स खरीद सकें, राइट। अब देखिए, तो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं वो पब्लिक को अपना शेयर बेचकर ही पब्लिक लिमिटेड बनती हैं। दीज कंपनीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। चूँकि अब ये पब्लिक लिमिटेड है, इसमें लोगों का पैसा लग गया, तो लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें, लोग शेयर्स बेच सकें, खरीद सकें, ठीक है। इसके लिए उनका स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगेन, कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर आर सेपरेट लीगल एंटिटी, नो डाउट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पब्लिक की है, पर जिनकी भी शेयर होल्डिंग है उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है, लिमिटेड टू देयर शेयर कैपिटल, लिमिटेड टू देयर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। मतलब मैं बार बार कह चुका हूँ कि कंपनी की जो भी डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो कंपनी की लाइबिलिटी हैं, लोगों की लाइबिलिटी सिर्फ उनके सब्सक्राइब कैपिटल या शेयर कैपिटल तक सीमित होती है। उसके बाद देयर आर ट्रेमेंडस रेगुलेटरी फाइलिंग्स बर्डन ऑन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें लोगों का पैसा लगा होता है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी भी है कि वो लोगों का पैसा, लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रखे, और उसे प्रोटेक्ट रखने के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इनके ऊपर गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी बर्डन्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अकाउंट्स ऑडिटिंग से लेकर जो भी कंप्लायंसेस फाइलिंग्स होती हैं वो सब इन्हें पूरा करना होता है, सो दैट सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर रहे, कंपनी फ्रॉड ना करे, पब्लिक का पैसा डूबे ना। अब फाइनल बात पे आते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिल सकती हैं, पब्लिक सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है कि ऐसी कंपनियां जिनको कि प्राइवेट व्यक्तियों ने शुरू किया, ठीक है, बाद में उन्होंने आईपीओ लाया, पब्लिक को शेयर बेचा और वो पब्लिक लिमिटेड बन गई। पब्लिक सेक्टर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनको भारत सरकार ने अपने पैसे पे खड़ा किया, बनाया, और फिर उनका शेयर्स पब्लिक को बेच के पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, ठीक है, इन्फोसिस, इन सब के ये सब आपको स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड दिखेंगे। तो ये बनी थी प्राइवेट सेक्टर में, जब इन्होंने जब अपना शेयर्स पब्लिक को बेचा थ्रू आईपीओ तो ये बन गई पब्लिक लिमिटेड, और ये आपको BSE NSE पे
लिस्टेड मिलेंगी। वहीं पे पब्लिक सेक्टर में ये वो कंपनी है जिनको सरकार ने बनाया, लेकिन जब इन्होंने पब्लिक को अपना शेयर्स बेचा तो ये पब्लिक लिमिटेड हो गई। तो ये सरकारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एग्जांपल ONGC, भेल, गेल दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल, ठीक है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये सब हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अब हमने क्या देखा, हमने टाइप्स ऑफ फॉर्म को बहुत डिटेल में देख लिया, ओके। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो हमने बहुत डिटेल में देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल ओनर बिजनेस क्या होता है, या सिंगल ओन्ड बिजनेस क्या होते हैं, HUF क्या होते हैं, ये क्यों खोले जाते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है, पार्टनरशिप क्या होते हैं, उसको कहाँ रजिस्टर कराते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, GST रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी होता है। फिर ये जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं इनको भी हमने बहुत डिटेल में आज देखा। तो कहने का मतलब है कि हमने देख लिया कि भारत में जो भी टाइप्स ऑफ फॉर्म हैं खास करके, और अगर HUF को हटा दें तो बाकी जो टाइप ऑफ फर्म है आपको दुनिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो सारी कंपनीज ऐसी ही होती हैं। तो भारत के अंदर एटलीस्ट जो भी आपको कंपनी देखने को मिलता है वो यही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, या तो LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, एवरीथिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फॉर्म या टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर देखा, हमने टाइप्स ऑफ फॉर्म्स को बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया। अब आगे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 1 बाय 1 पढ़े। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी कितनी तरह की होती हैं। दैट इज़ बॉन्ड एंड शेयर, वो भी कॉरपोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड। शेयर्स में भी ऑर्डिनरी शेयर्स होती हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज बैंक्स जो लोन देते हैं वो इन्हीं सिक्योरिटी के अगेंस्ट देते हैं, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट कैसे लोन दी जाती है, इन पे क्या रिटर्न मिलता है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे बैंक्स पे, फिर NBFCs देखेंगे, और इसके साथ हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फिर बैंकिंग वाले लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल सी एट फाइनेंशियल मार्केट। सो थैंक यू सो मच।